जय श्री राम। शिव की मौली चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूँ मौलिका शर्मा। कहते हैं दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे कोई। इन बातों को हम जानते हैं लेकिन अपने जीवन में अपनाते नहीं हैं। इन बातों को अपनाया कैसे जाए, ये तमाम जानकारियाँ लेकर आज हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित हुई हैं एस्ट्रो न्यूमरोलॉजिस्ट और रिलेशनशिप काउंसलर गीता आर अनेजा जी। शुभारंभ करते हैं कार्यक्रम का, बात करेंगे गीता जी के साथ। गीता जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री राम। जय श्री राम। गीता जी, सबसे पहले तो आप हमें बताएं कि न्यूमरोलॉजी के आधार पर कर्म क्या होते हैं। आपने जो बोला ना अभी कि हम जितनी सेवा करें, परिवार में जितने हम भजन बोलें, यही हमारे कर्म है। हमारी कर्म ही हमारी सेवा है और सेवा ही हमारे कर्म है। हम अपने परिवार में अपने कर्म सेवा से ही सुधार सकते हैं। तो इसलिए हमारी न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंगली हम जितने अपने कर्म अच्छे करते जाएंगे, उतने ही हम उतनी सेवा करते जाएंगे, तो हमारे कर्म अपने आप ही ठीक होते जाएंगे। तो अपने कर्मों को सुधारने के लिए परिवार में सेवा करनी बहुत ज़रूरी है। परिवार के बाहर तो हम सेवा करते ही करते हैं कि जैसे हमने जानवरों को खिलाया या किसी का हमने भला किया, लेकिन आजकल जो हो रहा है परिवार में ही सेवा लोग नहीं कर रहे, एक दूसरे को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे। यहाँ अगर हमारी रिस्पेक्ट स्टार्ट हो जाए, हम एक दूसरे का ध्यान रखें, हमारे कर्म अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। तो न्यूमरोलॉजी में जितने कर्म अच्छे करते जाओगे उतनी आपकी डेस्टिनी अच्छी ही होती जाएगी। गीता जी, आजकल हम देखते हैं रिलेशनशिप चलते नहीं है, बहुत जल्दी टूट जाते हैं। Right. तो अगर हम न्यूमरोलॉजी की बात करें तो ये चार्ट क्या हम पहले जान सकते हैं कि हमारे साथ ये घटित होने वाला है या नहीं? देखिए, न्यूमरोलॉजी में क्या है, आपकी डेट ऑफ बर्थ, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप खुद हो, आपकी पर्सनालिटी है। और अगर पूरी डेट ऑफ बर्थ को जोड़ा जाए तो जो नंबर आएगा वो आपकी डेस्टिनी है। आप जिंदगी में उस हिसाब से चल रहे हो। तो ये हमारे परिवार में भी लागू होता है कि जितने लोग यहाँ पे हैं, अगर हम सबकी डेट ऑफ बर्थ देखें तो उन डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली हम उनके साथ हमारी कितनी कंपैटिबिलिटी है। अगर दो डेट ऑफ बर्थ गलत हो जाए तो वहाँ लड़ाई झगड़े होते ही होते हैं, वहाँ संभालना मुश्किल हो जाता है। जैसे कि 2 और 8 कॉम्बिनेशन, 2 नंबर जो है वो बहुत इमोशनल नंबर है और 8 नंबर है बहुत प्रैक्टिकल है। यहाँ पे परिवार में इनके विचार जब मिलेंगे ही नहीं तो प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी, प्रॉब्लम्स होंगी। तो इनको हमें संभालना होता है। और हर परिवार में जितने मेंबर्स हैं सबके नंबर्स अलग होते हैं और इन सब के इसी कारण परिवार में आजकल कलेश हो रहे हैं या आजकल लोग समझ नहीं रहे। पहले क्या होता था, लोग संभल जाते थे, बड़ों की बात सुनते थे। अब सब पर्सनालिटी जो नंबर्स हैं सब उस हिसाब से एक नेगेटिव वे में एक दूसरे से बात करते हैं या अपने आप को बॉसी दिखाने की कोशिश करते हैं, चाहे वो छोटा बच्चा ही क्यों ना हो। तो इसीलिए वो चीज़ घर की खुशियों में, घर की बरकत में ये खराब कर रही है। इसलिए ये ज़रूरी होता है कि घर का जो बड़ा होता है, जो बच्चे हैं, उनको उनका कहना मानना ही चाहिए, उनके एक्सपीरियंसेस सुनने ही चाहिए, तभी जाके घर में कलेश ख़त्म होते हैं, बॉसीपन ख़त्म होता है और परिवार अच्छा चलने लग जाता है। जी, तो अंक कैसे निकालते हैं? जैसे कुछ लोग कहते हैं जी हमारा अंक जो है वो 4 है, कुछ लोग कहते हैं हमारा 5 है, ये कैसे निकलता है? डेट ऑफ बर्थ में जैसे कि जो 1, 10, 19 या 28 को हैं वो नंबर 1 है। जैसे 28, 2 + 8 मतलब पूरा डेट ऑफ बर्थ नहीं निकालते। पूरा डेट ऑफ बर्थ अगर हम निकालते हैं, 31st डेट है, उसके बाद मंथ हुआ, उसके बाद सन हुआ, ये पूरा काउंट करके जो नंबर आएगा वो आपकी डेस्टिनी नंबर है। आपकी लाइफ कैसे चल रही है वो उसके ऊपर आता है। अगर आपका काउंट करके 9 नंबर आया, मतलब आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करेंगे, आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ना चाहेंगे, आपको कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि 9 नंबर इज़ अ नंबर जो हमेशा आगे बढ़ता है, जो आगे जाके कुछ ना कुछ अचीव करना चाहता है, वो घर में नहीं बैठना चाहता। तो इस तरह के नंबर्स जो होते हैं वो उस हिसाब से उनको मेहनत करनी पड़ती है। अब हम जैसे बहुत सारे देखते हैं लोगों की रील्स वगैरह में मैं देखती हूँ, उसमें ज़्यादातर लोग कहते हैं 4 अंक राहु का है, ये बहुत परेशान है, आप इन लोगों से कनेक्ट कर मत होइए, ये आपको लॉस दिलाएंगे। क्या इस बात में सत्यता है? ऐसा कुछ नहीं। हर नंबर बहुत अच्छा नंबर माना जाता है, बहुत पॉजिटिव है। एवरी नंबर इज़ वेरी पॉजिटिव, कोई भी नंबर खराब नहीं होता है। 4 नंबर तो है ही राहु का नंबर, जो एक बार अगर अच्छा पॉजिटिव हो जाए तो आपके घर में पैसे की ही बरकत होती है। दिमाग ज़रूर उनका इस तरह का है कि इधर उधर भटकता है, पर वो भटकता क्यों है? वो घर की गॉसिप्स में नहीं भटकता, वो काम के लिए भटकता है। तो वो काम जो उसको मिल जाता है तो वो
उसके वारे न्यारे हो जाते हैं। बस ये है कि हमें राहु की पूजा करनी चाहिए। हमें राहु की पूजा इस तरह से करनी चाहिए, हमें गणपति जी का पाठ करना चाहिए। राहु को हमारी ज़िंदगी से हमें निकालना चाहिए। नेगेटिव बिल्कुल नहीं है। नेगेटिव कैसे हो जाता है कि अगर चप्पल लेके घर में आए, मिट्टी लगी हुई है, आप घर को गंदा रख रहे हैं, तो ये राहु ही तो है। आपके इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क नहीं कर रहे, इसका तो आपका राहु खराब हो चुका है ना। तो आप वो रिपेयर कराओ। आप बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स अपने घर पे मत रखो। अगर रखे हैं, रात को टीवी बहुत देर तक नहीं चलाओ। म्यूजिक अगर सुन रहे हो तो आप थोड़ा पाठ भी सुनो ना, हमेशा ही लाउड म्यूजिक नहीं सुनो। तो हमें बैलेंस, राहु को भी बैलेंस करना आना चाहिए। गणपति जी का पाठ यहाँ पे हमारे लिए बहुत अच्छा वर्क करता है। सुबह उठते गणपति जी की कोई भी मंत्रा लगा दो। राहु वाले घर के अंदर हमेशा गणपति जी के मंत्रा चलने ही चाहिए, ताकि उस घर में बरकत आए, अबंडेंस आए, पैसा आए, क्योंकि राहु पैसा बहुत देता है। दिमाग बहुत शार्प होता है ना। अच्छा, अब हम देखते हैं कि बच्चों में बहुत गुस्सा रहता है, बहुत एग्रेसिव रहते हैं। Right. तो क्या ये न्यूमरोलॉजी के आधार पर, अंकों के आधार पर हम पता लगा सकते हैं कि इनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, या फिर कोई रेमेडी कर सकते हैं इन्हीं तमाम चीज़ों को देखकर? बिल्कुल हो सकती है। बच्चों के हिसाब से, जैसे आज के बच्चे इतने एग्रेसिव हैं, ये कुछ इस तरह का है कि जैसे पिछला साल हमारा शनि का था, ये साल हमारा मार्स का है, तो यहाँ पे एग्रेशनपन आना ही आना है। ये फायर का साल है, तो वो फायर तो वर्ल्ड में आप देख ही रहे हो किस तरह से बड़ा है, लेकिन घर के अंदर भी तो फायर बढ़ रही है ना। घर के अंदर भी तो एग्रेशन बढ़ रहा है, उसको कंट्रोल करना है। वो कैसे कंट्रोल किया जा सकता है कि आप अपने घर में शांत वाला माहौल लाने की कोशिश करें। आपके घर में जो भी है माहौल इस तरह का होना चाहिए, एक ने किसी ने कहा तो दूसरे ने उसको दबा दिया। अगर सारे ही शोर मचाएंगे तो घर में वैसे की वैसी एनर्जीज नेगेटिव हो जाएंगी। प्लांट्स घर में रखिए, क्रिस्टल्स घर में रखिए, शांति वाले क्रिस्टल्स जो होते हैं, उसमें रोज क्वार्ट्ज भी होता है, उसमें क्लियर क्वार्ट्ज भी होता है, उसमें एमेथिस्ट भी होता है। ये क्रिस्टल्स लाके घर में रखिए। तो आपने अपने घर को बचाना है, आपने नज़र दोष से भी बचाना है, तो हमने क्रिस्टल्स के थ्रू भी अपने घर में शांत एनवायरनमेंट करना है। वही घर के बाहर तो बहुत ज़्यादा दुख है, और घर के अंदर जो दुख है उसको तो हम ही संभाल सकते हैं ना, उस स्ट्रेस को तो हम ही संभाल सकते हैं। तो जब भी किसी को स्ट्रेस है, आपके घर में भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ रहा है, बच्चे बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं, बैठ जाओ, पाठ लगाओ, ओम बोलो, या शिव जी को याद करो, या गणपति जी को याद करो, थोड़ी देर पाठ लगाओ। मतलब ये कि आपके घर में नेगेटिविटी आ गई है, अब उसको शांत कैसे करेंगे? मंत्रास के थ्रू ही कर सकते हैं। तो यहाँ हमें मंत्रास करने चाहिए। आप जिस भी भगवान से कनेक्टेड हो, वो मंत्रास जरूर होने चाहिए। उसका कनेक्शन अगर हम करेंगे घर में, उनको बार बार लगाएंगे, हमारे घर का माहौल भी स्ट्रेस से नीचे आता जाएगा और वापस से ठीक होगा। बाकी आप ये एक्सपेक्ट करो कि बच्चे एक दिन में हो जाएंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि बाहर की दुनिया भी बहुत स्ट्रेसफुल है। काम उनके लिए बहुत स्ट्रेसफुल है, उनको जॉब लेना, पढ़ाई करना, सब कुछ बहुत हेवी होता जा रहा है उनके ऊपर। तो वो गुस्सा कहाँ घर में ही निकालते, और घर में किसी में बर्दाश्त करने की हिम्मत तो रही नहीं, तो इसलिए वहाँ पे झगड़े हो जाते हैं। तो यही एक है कि बच्चे घर आए, सबसे पहले जाओ, अपने पाँव साफ करो, अपने सिर पे थोड़ा सा पानी डालो, माहौल अपने आप को ठीक करो, काम डाउन करो, अब घर की एनर्जीज में आओ जो कि पॉजिटिव होनी चाहिए। गीता जी, यदि हम आज के समय की बात करें, आज के दौर की बात करें, तो कुछ रिलेशन, कुछ संबंध ऐसे होते हैं जो हमेशा आपको दुख देंगे या फिर कंफ्यूजन आपके जीवन में क्रिएट करते रहेंगे। राइट। उनके लिए क्या किया जाए? न्यूमरोलॉजी के आधार पर क्या किया जा सकता है? देखो, रिलेशनशिप जो आजकल है बहुत ही ज़्यादा, कहते हैं ना, बैलेंस ही नहीं रहे, किसी के अंदर पेशेंस ही नहीं रहा, चाहे वो हस्बैंड वाइफ है, चाहे फादर सन है, चाहे बच्चे घर के हैं। यहाँ तक कि आपको केसेस ये भी देखे गए हैं, 25 ईयर्स शादी के हो जाते हैं, उसके बाद भी कहेंगे हम डिवोर्स लेते हैं, हम रहना नहीं चाहते। तो रिलेशनशिप बहुत गड़बड़ा गए हैं। पहले क्यों नहीं थे? बिकॉज पेशेंस थी। आज पेशेंस नहीं है, आज ना बच्चों में पेशेंस है, और एक प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि बच्चे पहले ही एक दूसरे को जानना चाहते हैं। और पेशेंस के साथ साथ लोग पहले एडजस्ट कर लेते थे, अब लोग एडजस्ट नहीं करते। एडजस्ट करना ही चाहिए, नहीं तो आगे जाके क्या होगा, शादियां टूटेंगी और कोई भी एक दूसरे के साथ नहीं रह रहा होगा। इसका अगर हम लॉन्ग रन में देखें तो सब अकेले हो जाएंगे, लोनली हो जाएंगे, अपनी आप थॉट्स किसके साथ शेयर करोगे? फ्रेंड्स भी एक टाइम पे आके एक लिमिट में ही आ जाते हैं। सबके सब ये नहीं होता है कि तुम्हारे साथ रहेंगे, सिर्फ एक रिलेशन होता है जो तुम्हारे साथ लॉन्ग रन रहता है, चाहे वो माँ हो, चाहे पिता हो। आप कितना भी कह लो, आप अपनी सारी फीलिंग्स अपनी सिर्फ फैमिली के साथ ही शेयर करते हो, आपको वहीं से सुकून मिलता है।
जब तक कि एक बच्चा अपनी माँ को अपनी सारी प्रॉब्लम्स नहीं बताता, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हो पाती। जैसे वो अपनी माँ को बताता है, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व होनी शुरू हो जाती है। तो ये चीज़ समझें, घर के लोग अगर समझें तो धीरे धीरे रिलेशंस में भी इम्प्रूवमेंट आनी शुरू हो जाएंगी। घर में रिस्पेक्ट देना बहुत ज़रूरी है। ये हमेशा नहीं होता कि बड़ों को रिस्पेक्ट दो, बड़ों का भी फर्ज बनता है कि वो बच्चों को भी रिस्पेक्ट दे, उनकी वैल्यू करे। आफ्टर ऑल आपका जो ज़माना था उसकी सोच डिफरेंट थी, आज की सोच डिफरेंट है। अगर आप अपनी सोच उन पर डालोगे तो वो पीछे ही रह जाएंगे। इनफैक्ट उनकी सोच समझो, उनको देखो, उन्होंने कितना अपनी लाइफ में हमसे ज़्यादा शायद स्ट्रगल कर रहे हैं वो लोग। हमारे लिए काफ़ी ईजी था, एक शादी हुई हाउसवाइफ बने या शादी हुई बिजनेस किया, ये सब था। आज तो उनकी शादी ही तभी है जब तक वो सेटल नहीं हो जाते। आज उनके लिए स्ट्रगल बढ़ता जा रहा है, इसीलिए शायद बच्चों की एज भी बढ़ती जा रही है, बिकॉज सेटिस्फैक्शन नहीं है। वो कहते हैं अभी हमें और करना है और करना है। बच्चों की एज बढ़ती जा रही है। और अगर लेट एज में शादी करते तो कहते हैं ना बच्चे अब बहुत ज़्यादा माइंड सेट के हो चुके हैं, जहाँ आके रिलेशंस अगर शादी करें तो रिलेशंस खराब हो जाते कि मैं तो ऐसी ही हूँ, वो कहता है मैं तो ऐसा ही हूँ, एडजस्ट करना करो नहीं तो मत करो। और वो अलग हो जाते हैं। वो फ्यूचर नहीं सोच रहे कि आगे जाके हम लोग 5-6 साल तो ऐसे रह लेंगे अलग, पर आगे जाके क्या करेंगे? अलग कब तक रह सकता है कोई? अकेला कब तक रह सकता है कोई? हाँ, कब तक कमा सकते हैं हम? एक लड़की भी है, अब वो कब तक कमाएगी? एक टाइम पे आके वो रिलैक्स ही होएगी। और आदमी भी है, वो कब तक स्ट्रगल करेगा? वो जितना कमा लेगा एक 40 की एज तक कहेगा बस हो गया, अब मुझसे मेहनत नहीं होती, अब जितना है ठीक है, अब हम रिलैक्स होते हैं। इसीलिए यही एक रीज़न है कि रिलेशनशिप्स खराब होते हैं। अब इनकी एक ही रेमेडी हो सकती है, अगर हम देखें लॉन्ग रन में भी देखें, थोड़े टाइम बाद आज की डेट में देखो, आज के हिसाब से ही चल ले तो वेलनेस क्लिनिक्स हैं, मेडिटेशन सेंटर्स हैं, वहाँ पे जाओ, अकेले जाओ, 10 दिन लगा के आओ, वापस आओ, रिजुविनेट हो जाओगे, वापस से घर का माहौल अच्छा लगने लगेगा। क्योंकि आप एक एनवायरनमेंट में अगर आप रहोगे थोड़े टाइम बाद तो घबराहट सभी को हो जाती है। लेकिन वो जो आपको रिलैक्सेशन मिलेगा वो भी कुछ समय तक का होगा, उसके बाद फिर आपकी जो सिचुएशन है वैसी ही हो जाती है। तो हो जाती है, लेकिन इतना तो पता है ना कि आफ्टर 2 मंथ्स हमने एक प्लान करना है। अब ये नहीं कि सारे वेलनेस सेंटर्स जाएं, आप इवेंट्स पर जा सकते हो, आप अपने फ्रेंड्स के साथ प्रोग्राम्स बना सकते हो, आपकी इवनिंग्स अच्छी हो सकती हैं, मतलब घर से भी बाहर एक माहौल हो। ये नहीं है कि सिर्फ घर में ही बैठे रहो, बंद के रह जाओ, तो होगा ही। और आज की डेट में इतना तुम काम से आते हो, 7 to 7 हो जाता है, 9 o'clock तक तुम घर आते हो, फिर आके तुम सिर्फ सोवोगे, टीवी देखोगे, तो आप क्या हो? आप वर्क कर रहे हो राहु के साथ। यही है, आप अगर जाओगे भी तो सैटरडे संडे आप प्लान करोगे कि हम चलो कहीं घूमने चलते हैं, तो सैटरडे संडे तो वैसे ही इतना माहौल बाहर का वो होता है कि आप मतलब रिलैक्सेशन नहीं है लाइफ में। आप अपने आप को कैसे बैलेंस रखती हैं? मैं ऐसे बैलेंस रखती हूँ कि मैं तो चलो एक अपनी लाइफ में ये बना रखा है कि एवरी वीक आई हैव टू गो आउट, चाहे मैं फ्रेंड्स के लिए जाऊँ, चाहे मैं अपना फैमिली डिनर्स पे जाऊँ, चाहे मैं फैमिली के साथ मिलके सिर्फ कॉफ़ी पी के आऊँ, लेकिन मुझे जाना है, आउटिंग करना है। पर वैसे एक रिलैक्स लाइफ रख ही ली है, क्योंकि ये मैंने देखा है जितना भी कमा लो कोई लिमिट ही नहीं है, कमाने की लिमिट नहीं है, शॉपिंग की कोई लिमिट नहीं है, सेटिस्फैक्शन होना चाहिए कि बस इतना भी नहीं सोचो कि हाँ जो आ गया बस बहुत है, ऐसा नहीं। आना तो चाहिए, देखो क्योंकि लाइफ है, आना चाहिए, लेकिन सेटिस्फैक्शन भी बहुत ज़रूरी है कि ठीक है जितना है ठीक है, दुआ करो भगवान से, प्रार्थना करो, जितना दिया बहुत अच्छा दिया, थैंक यू करो, ग्रैटिट्यूड करो, शुक्राना करो, और जो चीज़ तुम्हारे घर में आ रही है, तुमने कुछ भी शॉपिंग है उसका वेलकम करो, थैंक्स करो, तो ये बहुत ज़रूरी है। अब अगर हम बात करें प्रॉपर्टीज़ की या फिर और चीज़ों की, उनकी इच्छाएं बहुत होती है अपने पेरेंट्स से कि ये हमें कुछ मिल जाएगा, वहाँ पे पेरेंट्स को पता चल जाता है कि इन बच्चों के दिमाग में ये चल रहा है, वहाँ पर ब्लेसिंग्स किस प्रकार कार्य करती हैं, थोड़ा सा इस पर भी आप ज़रूर बताएं। नहीं देखो, आजकल इट इज़ अ वेरी प्रैक्टिकल वर्ल्ड, देखो सिंपल प्रैक्टिकल वर्ल्ड है। बच्चा जब 20 की एज पे पहुँचता है वो कैलकुलेटिव हो जाता है कि ये सब चीज़ें जो है ना ये मेरी हैं, वो पहली कैलकुलेशंस होती है। आज की लड़की शादी करती है, वो ये देखती है कि इस लड़के में ये चीज़ें हैं, ये सब मेरी हैं। तो वो कैलकुलेशंस तो बच्चों में आजकल है, उसको हम नहीं हटा सकते। वो एक तरह से देखा जाए तो पॉजिटिव साइंस भी है कि ये शुरू से ही समझ गए कि हमें किस तरह का घर में खर्चा करना है, कि हम अपनी इस प्रॉपर्टी को सबको बचा के रखें। ये नहीं कि हम इतना ज़्यादा करें कि हम लोन्स लें और हार के हमें प्रॉपर्टी बेचनी पड़े उन लोन्स को चुकाने के लिए, ये है। और आज की डेट में उनको भी पता हमारी इतनी इनकम है, प्रॉपर्टी दोबारा नहीं बनेगी तो फिर क्या करेंगे, वी नीड अ हाउस। हाँ, बच्चों की सोच ये है, वो पेरेंट्स को बोलते हैं ये मेरा है,
लेकिन पेरेंट्स भी बहुत होशियार हो गए। वो विल भी लिखते हैं तो वो कहते हैं कि हमारे बाद, पहले नहीं देते, पहले दे देते थे, मदर्स दे देती थी, अब नहीं, हमारे बाद। और ये भी केसेस आ रहे हैं कि पेरेंट्स अगर बच्चे तंग कर रहे हैं, पेरेंट्स वो विल में लिख देते हैं कि अगर हमारे बच्चे ने हमें तंग किया तो हमारी प्रॉपर्टी वृद्धाश्रम को दे दी जाए, हमारे जैसे लोगों को दे दी जाए जिन्हें बच्चे पूछते नहीं है। और ये प्रैक्टिकल हो रहा है। ये लोग सोचते हैं कि नहीं, पेरेंट्स बहुत ज़्यादा हो गए प्रैक्टिकल। आजकल कई केसेस ऐसे हो रहे हैं कि वो जैसे बच्चे बोलते हैं, शादी के लिए भी बोला जाता है कि हाँ जी अलग हो, प्रॉपर्टी और हो, बच्चों की और हो। तो ये बच्चों के दिमाग में कई बार पेरेंट्स भी डाल देते हैं कि जो लड़का है उसके पास प्रॉपर्टी है कि नहीं है, तो वो अब पेरेंट्स भी अनजाने में डाल रहे हैं, जिसके कारण बच्चे तो वैसे ही बहुत प्रैक्टिकल है, मनी माइंडेड, मटीरियलिस्टिक हो चुके हैं। वर्ल्ड ही ऐसे बन गया, तो क्या करें। तो आप कुछ ऐसे रेमेडीज़ बताएं जिससे बच्चे काम हो पाए, आपकी न्यूरोलॉजी के आधार पे बच्चों में थोड़ा डिसिप्लिन आ पाए। वो कौन से ऐसे रेमेडीज़ हैं, वो कौन से ऐसे उपाय हैं जो बच्चों को करने चाहिए? देखो, जैसे आपने भी कहा था ना कि हम कितना मर्जी बाहर चले जाएं, घर में तो वही स्ट्रेस है, ठीक है ना। रेमेडीज़ कुछ खास नहीं होती हैं। रेमेडीज़ वो ही जो हमारी दादी वगैरह करती थी। फैमिली के साथ एक टाइम ज़रूर बिताएं। आप कोई भी टाइम रखो, पूरी फैमिली इकट्ठे, तो वो डिनर टाइम हो जाता है। डिनर पे इकट्ठे हो, अगर आप डिनर नहीं करें तो ब्रेकफास्ट टाइम पे हो। एक ऐसा टाइम जहां आप बैठ के अपनी प्रॉब्लम्स एक दूसरे को बताएं, शेयर करें। हाँ, एक चीज़ मैं बोलूँगी, हमेशा पेरेंट्स को अपनी पुरानी यादें नहीं बतानी चाहिए कि मेरे साथ ऐसा हुआ वैसे हुआ। बच्चों के पास कोई टाइम नहीं है सुनने का कि आपके साथ ज़िंदगी में क्या हुआ। बच्चे सिर्फ ये सुनना चाहते हैं कि अब आगे बोलो, प्लानिंग क्या करनी है, पैसा कैसे कमाना है, बिकॉज मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है। तो इसलिए बच्चों से बैठ के डिस्कस करो, उनकी प्रॉब्लम सुनो, अपनी प्रॉब्लम्स बताने की कोशिश मत करो। ज़माना बहुत बदल गया। बच्चे अगर आपको कुछ हिंट भी दे रहे हैं, बच्चे क्लियर नहीं बताते आजकल, सब अपने अंदर छुपा के रखते हैं। तो समझ जाओ, इतने होशियार बनो कि समझ जाओ वो आपको क्या इशारा कर रहा है, उसके ऊपर वर्कआउट करने की कोशिश करो। आपकी राय वो कभी लेंगे, कभी नहीं लेंगे, बस आपको हिंट देते हैं, तो ये ज़रूरी होता है। सेकेंडली, घर के मेंबर्स में अगर बच्चों को एग्रेशन है, मेडिटेशन करवाइए, या फिर जिम वगैरह जाएं या वॉक्स पे जाएं, नेचर के साथ उनको कनेक्ट कर दे, एनिमल्स के साथ कनेक्ट कर दे। ये उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि वो जाएं, अपना बाहर जाएं, वॉक करें, 2 घंटे लगा के घास पे नंगे पाँव चले, ताकि उनके जो अंदर जो स्ट्रेस है वो निकलना शुरू हो जाए। ये ज़रूरी है। तीसरा, घर में जो बड़ी लेडी है घर की, वो हमेशा परिवार के लिए जो खाना बनाती है वो हमेशा भजन लगा के बनाए। इससे वो खाने को प्रसाद बोल दिया जाता है। तो प्रसाद जो भी कोई ग्रहण करता है वो वैसे ही शांत हो जाता है। वो ना तो वो उसमें नुक्स निकलेगा, कुछ भी नहीं होगा, भाई उनको पता है भजन के साथ बना है। तो एक ये है कि इस तरह से अगर फैमिली में अगर हम दें तो ये चीज़ें हैं कुछ फैमिलीज़ में जो हम कर सकते हैं। और रात की एक शाम की जोत जलानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सारा दिन की नेगेटिविटी, बच्चों का शोर भी सही या तुम्हारे टीवी का शोर भी सही, वो एटलीस्ट रात को शाम को एक जोत जलती है तो वो पूरी नेगेटिविटी उसमें चली जाती है और घर वापस से शांत हो जाता है। बहुत सुंदर। कई बार फैमिलीज़ में बच्चों को लेकर बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर बॉन्डिंग जो है वो कम होने लगती है, तो उसके लिए कुछ बढ़िया सा उपाय, कोई बढ़िया सी रेमेडी आपकी न्यूरोलॉजी के है? देखो, हमारे घर का एक कॉर्नर होता है साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट कॉर्नर जो है वो फैमिली कॉर्नर माना जाता है। अपने पूरे परिवार की फोटोग्राफ उस साउथ वेस्ट में लगानी चाहिए। उसमें अपने फैमिली की कुछ इस तरह की यादें, अगर आप दीवार पे ही लगा सकते हैं, आप फैमिली एल्बम वहाँ पे रख दें, उस कॉर्नर में होनी ज़रूरी है। तो वो जो कॉर्नर है वो फैमिली बॉन्डिंग का होता है। उस तरफ ध्यान दो कि कुछ रेड कलर की चीज़ें रखी जाए, क्योंकि रेड कलर एनहांस करता है प्यार को। एग्रेशन ज़रूर है लेकिन प्यार को भी करता है। मिट्टी उस कॉर्नर में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मिट्टी गीली होती है, धंस जाती है, रिलेशनशिप्स धंसते हैं, तो वहाँ पे ये भी ध्यान रखना पड़ता है। तो अपना साउथ वेस्ट का जो कॉर्नर है वो हमेशा क्लटर फ्री हो, सुंदर हो, प्लांट्स लगाओ, रेड गोल्डन कलर के प्लांट्स लगाओ वहाँ पे, या लीव्स इस तरह की लगाओ जो गोल्डन होती है। ये एनहांस करेगा हमारे को, यह घर के परिवार में सबको प्यार से रखेगा। और दूसरा, पार्वती माँ, आप देखोगे शिव परिवार है वो एक प्रॉपर परिवार है। बाकी सब भगवानों के इतने परिवार नहीं पूजे जाते जितने शिव परिवार के। इससे शिव परिवार की पूजा करनी बहुत ज़रूरी है और वहाँ पे पार्वती माँ को खुश करना बहुत ज़रूरी है। घर की लेडीज़ पार्वती माँ को कुछ ना कुछ गिफ्ट दें, श्रृंगार चढ़ाएं, मतलब महीने में एक बार या कभी भी 6 महीने में एक बार। अब तो सावन भी आ रहा है। हाँ बिल्कुल। तो ये पूजा, इस परिवार की पूजा करनी बहुत ज़रूरी होती है। उससे ही हमारे घर में प्यार आता है। पैसा तो अलग चीज़ होती है,
प्यार आ गया तो पैसा अपने आप आएगा, खुशियां अपने आप आएंगी। बहुत सारा पैसा है घर में, प्यार नहीं है तो क्या फायदा हुआ। अबंडेंस तो सभी लोग आजकल अबंडेंस करते, जितना पैसा आता जा रहा है उतने रिलेशंस पुअर होते जा रहे हैं, लेकिन जितना प्यार आता जा रहा है पैसा अपने आप ही आया जा रहा है। तो इसलिए घर में सबकी इज्जत करनी जरूरी होती है। सबसे बड़ा रिलेशन जो घर का होता है फादर एंड सन का। अगर वो रिलेशन सब घर का अच्छा है तो परिवार वैसे ही बहुत अच्छा हो जाता है। ना तो वो कहते हैं ना कि बेटा है वो आगे अपने परिवार में, अगले परिवार में कभी अपने फादर की बुराई नहीं सुनेगा, ना ही फादर अपने बच्चे की किसी से बुराई सुनेगा। परिवार वैसे ही बहुत अच्छा चल जाता है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती जाएंगी और उन दोनों में बॉन्डिंग बहुत जरूरी होती है। तो उसके लिए सबसे बड़ा होता है कि सुबह उठ के बेटा अपने फादर को गुड मॉर्निंग करे, गले नहीं लगाना चाहता गुड मॉर्निंग करे, पाँव छुए। अगर उसके पास उसके फादर नहीं है तो एक व्हाट्सएप ग्रुप में अपने फादर को रोज गुड मॉर्निंग तो लिख सकता है ना, कि मैंने आपको याद किया। फादर को याद करने का मतलब होता है अपना सूर्य स्ट्रांग कर लिया। जब आपने अपना सूर्य ही स्ट्रांग कर लिया तो आपको और क्या चाहिए, किसी चीज की आवश्यकता, किसी चीज की, सब कुछ सूर्य ने आपको दे ही देना। अबंडेंस दे देगा, प्यार दे देगा, फैमिली दे देगा, बड़ी बड़ी चीजें दे देगा, जो आपकी रिक्वायरमेंट्स है सब कुछ देगा वो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। दर्शकों के लिए क्या कहना चाहेंगे शिव की मौली? दर्शकों के लिए बस यही है, अपने घर में प्यार से रहिए, रिलेशंस अपने बना के रखिए। रिश्ते बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। टेम्पररी बच्चे हो या बड़े हो लड़ पड़ते हैं, पर हर घर में झगड़ा होता है, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। बाहर फ्रेंड्स में भी झगड़ा होता है, पर घर में झगड़े का मतलब होता है शाम को वापस से ठीक हो जाना। चाय बनाओ, वापस से बैठ जाओ, अपने पसंद की चीज़ें लाओ, सब शेयर करो, वैसे ही ख़त्म हो जाता है झगड़ा, वैसे ही ख़त्म हो जाता है। झगड़े को इतना लंबा नहीं करो। वो कहते हैं ना, हस्बैंड वाइफ जो हैं वो हमेशा रात को सोते वक्त अपनी सारी प्रॉब्लम्स डिस्कस करके ख़त्म करके सोएं। इसी तरह परिवार में भी अपने शाम को बैठ के पूरे घर की प्रॉब्लम्स डिस्कस करके ख़त्म करके ही अपने अपने रूम्स में जाया करें। दो शब्दों में ये भी कहा जा सकता है, रात गई बात गई। रात गई बात गई। और परिवार में तो दिन में भी हम कहते हैं ना, दोपहर गई बात गई, अब शाम की चाय की बारी है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा गीता जी आज आपसे बात करके। थैंक यू। तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। आज के इस विशेष कार्यक्रम में आप हमें दें इजाजत। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा ये आप हमें जरूर बताइएगा। आज के इस कार्यक्रम में दें इजाजत। जय श्री राम।